हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रैक दैट। आई एम तनु शुक्ला। हम लोगों ने कल के वीडियो में जैसा कि डिस्कस किया था सी टेट का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है दिसंबर 2019 का, हम लोगों ने उसके सेकेंड पेपर के सीडीपी सेक्शन को के 10 क्वेश्चंस को हम लोगों ने डिस्कस किया था और हम लोगों को समझ में आया इससे कि क्वेश्चंस आते कैसे हैं। हम लोगों ने उसे सॉल्व भी किया और उसके बारे में थोड़ा डिस्कशन भी किया कि कौन सा आंसर सही हो सकता है और कौन सा आंसर सही नहीं हो सकता है। आज के वीडियो में हम लोग 10 क्वेश्चन फिर से डिस्कस करने वाले हैं और कल के वीडियो में भी हम लोग 10 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। और इसके साथ ही साथ हम लोग सोशल साइंस और साइंस की भी सीरीज चला ही रहे हैं और सीडीपी के हम नए टॉपिक के साथ आएंगे। जब हमारा ये क्वेश्चन पेपर ख़त्म हो जाएगा तो हम लोग नए टॉपिक के साथ आने वाले हैं 2 दिन के बाद। और उसके बाद अगर आप लोगों को मेरे इस चैनल के कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो आप हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें। और अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। थैंक यू सो मच। तो अब हम लोग अपने सेकंड पार्ट वाले वीडियो में आ गए हैं, यहाँ पे हम लोग 10 क्वेश्चन फिर से डिस्कस करने वाले हैं। तो 2019 दिसंबर का जो कि सीटेट का पेपर है, अब हम लोग उसे डिस्कस करने वाले हैं। जहाँ अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, कल हम लोगों ने 10 क्वेश्चन कंप्लीट किए थे, अब हम लोग उसके आगे से कंप्लीट करेंगे। तो जो अब आज का पहला क्वेश्चन है और 11वां क्वेश्चन जो है जो कि इस पेपर का, तो जो पहला क्वेश्चन मतलब ये क्वेश्चन कह रहा है इन अ प्रोग्रेसिव क्लासरूम, मतलब प्रगतिशील कक्षा में हम क्या करते हैं। नॉलेज इज कंस्ट्रक्टेड बाय द लर्नर, विद्यार्थियों के द्वारा ज्ञान की संरचना की जाती है। नॉलेज इज रिसीव्ड पैसिवली बाय द लर्नर, विद्यार्थियों के द्वारा निष्क्रिय रूप से ज्ञान को लिया जाता है। तो निष्क्रिय रूप से तो बात नहीं कि प्रोग्रेसिव लर्निंग की हम बात कर रहे हैं, क्लासरूम की बात कर रहे हैं, तो वहाँ पे बच्चे एक्टिव होंगे ना कि पैसिव होंगे। उसके बाद विद्यार्थियों के द्वारा ज्ञान को उसी रूप में दोहराया जा रहा है, तो ऐसा भी नहीं है क्योंकि हम प्रोग्रेसिव क्लासरूम में हैं। और उसके बाद नॉलेज इज रिकॉल्ड बाय द लर्नर एज पर इंस्ट्रक्शंस ऑफ द टीचर, शिक्षक के निर्देशों के अनुसार विद्यार्थियों के द्वारा ज्ञान का अनुस्मरण किया जा रहा है। तो ऐसा ज्ञान को हम जो भी हमारे पास नॉलेज है उसे रिकॉल तो करना ही रहे, तो यहाँ पे तो ये भी नहीं होगा। जो हमारा एलिमिनेट करके भी हम आंसर फर्स्ट निकाल रहे हैं, वैसे भी आंसर फर्स्ट निकल रहा है कि जो प्रोग्रेसिव क्लासरूम होता है उसमें बच्चे ज्ञान का निर्माण खुद से ही करते हैं। तो हमारा यहाँ पे पहला ऑप्शन सही होता है। अब हम सेकेंड ऑप्शन पे पहुंचते हैं, मतलब सेकेंड क्वेश्चन पे पहुंच रहे हैं। वो क्या कह रहा है, कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन इंक्लूड्स, सतत और समग्र मूल्यांकन में हमें क्या करना चाहिए। तो केवल संरचनात्मक आकलन करना चाहिए, तो केवल तो पहले ही गलत हो जाता है। ओनली फॉर्मेटिव असेसमेंट गलत, ओनली समेटिव असेसमेंट वो भी गलत, संकलनात्मक ही सिर्फ नहीं होता है। और उसके बाद ना तो फॉर्मेटिव ना ही समेटिव, मतलब न तो संरचनात्मक और न ही संकल्पनात्मक, तो ये भी गलत, क्योंकि सतत और समग्र मूल्यांकन में हम बोथ करते हैं फॉर्मेटिव एंड समेटिव असेसमेंट यूजिंग अ वाइड वैरायटी ऑफ स्ट्रेटजीज, विविध प्रकार की रणनीतियों का प्रयोग करते हुए दोनों संरचनात्मक एवं संकलनात्मक आकलन का प्रयोग करना। तो हम लोग ये नेक्स्ट वीडियो में, मतलब ये जो हमारी क्वेश्चन, मतलब ये जो पेपर जब हम डिस्कस करके कंप्लीट कर चुके होंगे तो उसके बाद हम लोग मापन और मूल्यांकन का चैप्टर ही लेकर आने वाले हैं, उसे हम लोग देखेंगे। तो इसके अकॉर्डिंग जो फॉर्मेटिव और समेटिव असेसमेंट होता है उसका यूज, दोनों का ही यूज सतत और समग्र मूल्यांकन में सीसीई में किया जाता है। तो ये इसका जो आंसर होगा वो डी हो रहा है। और अब थर्ड क्वेश्चन है आज का, मतलब 13वां क्वेश्चन है कि आपकी कक्षा में एक विद्यार्थी को विभिन्न स्रोतों से बार बार यह बताया गया है कि उसके सामाजिक वर्ग के लोग शैक्षिक क्षेत्र में निम्न स्तरीय प्रदर्शन करते हैं। इस रूढ़िवादिता और परिणामिक रूढ़िवादी आशंका के प्रभाव को कम करने के लिए एक शिक्षक को क्या पहल करना चाहिए। तो हमें रूढ़िवादिता कम करने की बात यहाँ पे कह दी गई है। तो अब देखते हैं क्या है। तो इस प्रकार के सरोकार को अनदेखा करना चाहिए, इग्नोर सच कंसर्न्स। तो अनदेखा तो हम नहीं कर सकते क्योंकि बच्चों को बताया जा रहा है कि आपके स्टेटस के लोग जो हैं वो निम्न प्रदर्शन कर रहे हैं, तो इसे हम अनदेखा तो नहीं कर सकते। उसके बाद दूसरा है विभिन्न सामाजिक वर्गों के विद्यार्थियों के बीच प्रतियोगिता आयोजित करनी चाहिए, ऑर्गेनाइज कंपटीशन बिटवीन स्टूडेंट्स फ्रॉम डिफरेंट सोशल ग्रुप्स। तो ऐसा भी नहीं करेंगे क्योंकि इससे कंपटीशन की भावना बढ़ेगी और बच्चों में बच्चे जो है लड़ाई झगड़ा करेंगे और ये जो है पढ़ाई के लिए अच्छी स्थिति नहीं बनेगी। उसके बाद विद्यार्थियों से पढ़ाई छोड़कर किसी अन्य क्षेत्र में शामिल होने की सलाह देंगे, तो ये तो हम एकदम कहने नहीं वाले हैं क्योंकि एज अ टीचर हम ऐसे नेगेटिव पॉइंट्स तो बोल नहीं सकते। और उसके बाद फोर्थ जो ऑप्शन है हम इसे एलिमिनेट भी करके आंसर निकाल ही चुके हैं कि आंसर तो 4 ही होना है, लेकिन क्यों होना है
प्रेजेंटिंग स्टोरीज एंड एग्जाम्पल्स ऑफ रोल मॉडल्स फ्रॉम डिफरेंट सोशल ग्रुप्स, विभिन्न सामाजिक वर्गों के रोल मॉडल से संबंधित कहानियों और उदाहरणों को प्रस्तुत करना चाहिए। तो जो हमारा ऑप्शन बन रहा है इस क्वेश्चन का जो आंसर बन रहा है वो क्या बन रहा है, वो डी बन रहा है। तो हमारा डी ऑप्शन सही होता है। अब अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इन अ इंक्लूसिव क्लासरूम अ टीचर शुड, एक समावेशी कक्षा में शिक्षक को क्या करना चाहिए। बिलीव दैट एवरी चाइल्ड हैज़ अ पोटेंशियल टू लर्न एज पर दियर एबिलिटीज़ एंड स्ट्रेंथ, यह विश्वास करना चाहिए। समावेशी कक्षा की बात की जा रही है यहाँ पे इंक्लूसिव क्लासरूम की। इंक्लूसिव क्लासरूम का मतलब ये होगा कि जिसमें सभी मतलब कितना भी डिसेबल मतलब किसी भी तरीके के डिसेबल बच्चों को मतलब सारे बच्चों को उसमें शामिल किया जाता है। नॉर्मल बच्चे भी होंगे उसमें और उसमें प्रतिभाशाली बच्चे भी होंगे, डिसेबल्ड बच्चे भी होंगे, तो ऐसे सारे बच्चों को इसमें शामिल किया जाता है ऐसे क्लासरूम में। तो उसकी बात की जा रही है। तो यह विश्वास करना चाहिए कि प्रत्येक बच्चे में अपनी योग्यता और शक्ति के अनुसार सीखने की क्षमता है। ये तो पहला ही पॉजिटिव पॉइंट दे दिया है, तो यही शायद आंसर है। और देखते हैं कि और सारे आंसर क्यों नहीं होने वाले हैं, क्योंकि अशक्त अधिगमकर्ताओं के प्रति दया और सहानुभूति का भाव अगर हम प्रदर्शित करेंगे तो बच्चे कभी नहीं पढ़ पाएंगे, तो ये तो गलत हुआ। सिंपैथी हमें नहीं दिखानी वहाँ पे। बच्चों को अपाहिज बच्चा, मंदबुद्धि बच्चा आदि के रूप में वर्गीकृत करेंगे तो ये तो होना नहीं है, क्योंकि हम बच्चों के ऊपर लेबल नहीं लगा सकते कि वो हैंडीकैप हैं या फिर कुछ भी उन्हें कैटेगराइज नहीं कर सकते हैं। तो कैटेगराइज करना नेगेटिव पॉइंट होता है। उसके बाद फोर्थ ऑप्शन है केवल प्रतिभाशाली और योग्य बच्चों पर ध्यान देना चाहिए, तो ये भी गलत, क्योंकि केवल की बात हो गई, ओनली जहाँ पे आता है वो नेगेटिव पॉइंट होता है। और हम सिर्फ प्रतिभाशाली बच्चों को पर अगर ध्यान देंगे तो क्लास में 100 बच्चे अगर हैं तो उसमें से 5 बच्चे प्रतिभाशाली निकलने वाले, तो क्या हम सिर्फ 5 बच्चों को पढ़ाएंगे? तो ऐसा तो होगा नहीं। तो यहाँ पे जो ऑप्शन निकल रहा है वो ए निकल रहा है। एलिमिनेट करके भी हम आंसर निकाल रहे हैं और वैसे भी इसका आंसर निकल रहा है। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, 15वें क्वेश्चन पर। और स्टूडेंट शोज द फॉलोइंग साइंस इन द क्लासरूम, एक विद्यार्थी कक्षा में विभिन्न लक्षण प्रदर्शित करता है। पढ़ने की प्रति चिंता, एंजाइटी अराउंड रीडिंग, शब्दों या अक्षरों को पहचानने की पहचानने में कठिनाई, डिफिकल्टी इन रिकॉग्नाइजिंग वर्ड्स और लेटर्स, निम्न स्तरीय शब्दावली कौशल, पुअर वोकेबुलरी स्किल्स, पढ़े हुए पाठ को समझने या याद करने में कठिनाई हो रही है, डिफिकल्टी विथ अंडरस्टैंडिंग और रिमेंबरिंग व्हाट वाज रीड, ये किसके सूचक हैं? एक स्वलीन विद्यार्थियों के, एन ऑटिस्टिक स्टूडेंट की ये सूचक तो नहीं है, क्योंकि अक्षरों को पहचानने में भी यहाँ पे कठिनाई हो रही है। और एक सृजनात्मक बच्चे की बात नहीं हो रही, क्रिएटिव स्टूडेंट की तो बात ही नहीं हुई यहाँ पे। उसके बाद अधिगम अशक्तता वाले विद्यार्थी की, लर्निंग डिसेबिलिटी होती है ऐसे बच्चों में, तो यही आंसर होगा इसका। और मानसिक क्षति, मेंटल इम्पेयरमेंट नहीं होगा, क्योंकि जिसकी मानसिक क्षति हो जाएगी उसको थोड़ा बहुत भी नहीं समझ में आएगा। तो जो इसका आंसर होने वाला है वो सी होने वाला है। और अगर आपको ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा होगा ये क्वेश्चन, तो आप एग्जाम में ये भी देख के क्वेश्चन लगा सकते थे कि शब्दों या अक्षरों को पहचानने में जो कठिनाई होती है वो अशक्तता ही होती है, कोई क्षति नहीं होती मानसिक। तो यहाँ पे आंसर जो हो रहा है वो सी हो रहा है। और अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। और टीचर कैन एड्रेस नीड ऑफ स्पेशली एबल्ड लर्नर्स इन एन इंक्लूसिव क्लासरूम बाय, एक शिक्षक एक समावेशी कक्षा में विशेष योग्यता वर्ग वाले अधिगमकर्ताओं की आवश्यकताओं को किस प्रकार से बता सकता है। मतलब हमें समावेशी कक्षा की बात कर दी गई और विशेष आवश्यकता वाले बच्चे को, मतलब सीखने वाले बच्चों को आवश्यकताओं को किस प्रकार से हम संबोधित कर सकते हैं। तो देखते हैं किस प्रकार से हम बता सकते हैं उसे। आकलन के लिए पेपर पेंसिल टेस्ट का प्रयोग करना, रटने और पर बल देना तो पहले ही गलत हो गया। यहाँ पे मेमोरी की बात कर दी गई है टेस्ट की, तो पहला गलत हो गया। विद्यार्थियों को निर्देश देने के लिए एक रूप तरीकों का प्रयोग करना, एक रूप तरीकों का प्रयोग हम सभी विद्यार्थियों के लिए नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे इंक्लूसिव क्लासरूम की बात की जा रही है जिसमें कि डिफरेंट टाइप के बच्चों को हम शामिल करते हैं। तो एक रूप या यूनिफॉर्म वे इसका यूज़ हम यहाँ पे नहीं कर पाएंगे। उसके बाद अत्यधिक लिखित कार्य देना तथा उत्तरों को अन्य प्रतिभाशाली विद्यार्थियों से नकल करने पर दबाव डालना, तो नकल करने पर दबाव डालना तो ये तो कोई बात ही नहीं हुई, ये भी ऐसे ही गलत हो गया। उसके बाद एलिमिनेट करके भी हम आंसर चौथे पे पहुंच ही गए हैं और वैसे भी आंसर चौथा ही पॉजिटिव है। क्या कह रहा है इसमें? प्रत्येक विद्यार्थी के अधिगम के सशक्त पक्षों एवं कमजोरियों के विश्लेषण के आधार पर विशिष्ट अधिगम उद्देश्यों को विकसित करना।
तो अब विद्यार्थियों के अधिगम के सशक्त पक्षों को, मतलब कोई भी विद्यार्थी है, मतलब डिफरेंट टाइप के बच्चे इंक्लूसिव क्लासरूम में होते हैं। तो अगर जिस बच्चे का जो चीज़ कमज़ोर है, मतलब जिस मान लीजिए कि कोई किसी बच्चों को देखने में प्रॉब्लम है, तो उसे उसके अकॉर्डिंग हम, मतलब जिसका जो पक्ष कमज़ोर है उसके अकॉर्डिंग हम उसे सुविधा देंगे। किसी को सुनने में दिक्कत है तो हम उसके अकॉर्डिंग उसे सुविधा देंगे, किसी को बोलने में दिक्कत है तो हम उसके अकॉर्डिंग उसे सुविधा देंगे। तो मतलब कोई अगर बच्चा बहुत धीरे से समझता है तो हम उसके अकॉर्डिंग उसे सुविधा देंगे। तो मतलब यहाँ पे ये बात की गई कि बच्चे का विभिन्न पक्षों को देखते हुए, उनकी कमजोरियों का विश्लेषण करते हुए हम अधिगम के उद्देश्यों को विकसित करेंगे, उसके हिसाब से उनको सुविधा भी हम देंगे। तो यहाँ पे जो आंसर निकल रहा है वो डी निकल रहा है। उसके बाद 17वें क्वेश्चन पे पहुँचते हैं कि एक शिक्षिका अपनी कक्षा में सृजनात्मक विद्यार्थियों को किस प्रकार से प्रोत्साहित कर सकती है। और टीचर कैन इनकरेज क्रिएटिव लर्नर इन हर क्लासरूम बाय, क्या करके प्रोत्साहित कर सकती है। तो अब सारे चिंतन पर बल देकर और कन्वर्जेंट थिंकिंग पर बल देना है यहाँ पे। तो कन्वर्जेंट थिंकिंग जो है वो सृजनात्मकता से जुड़ी हुई नहीं है। ये हम लोगों ने एक अच्छे से डिटेल्ड वीडियो में देखा था, इसे बहुत अच्छे से देखा था, तो पहला तो गलत हुआ। दूसरा है डिस्करेज करना, डिस्करेजिंग डाइवर्जेंट थिंकिंग। तो डाइवर्जेंट थिंकिंग तो जुड़ी हुई है क्रिएटिव थिंकिंग से, लेकिन यहाँ पे इनकरेज करने की बात होती तो जुड़ता। तो यहाँ पर डिस्करेज करने की बात की गई तो ये भी गलत हुआ। उसके बाद जो थर्ड ऑप्शन है वो कह रहा है कि अनेक परिप्रेक्ष्यों को प्रोत्साहित करके और मूल विचारों को महत्व देकर। यहाँ पे हम ओरिजिनल विचार की बात कर रहे हैं, ओरिजिनल आइडियाज़ जो होते हैं वो क्रिएटिव थिंकिंग में आती है। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर निकल रहा है वो थर्ड निकल रहा है। अब देखते हैं कि चौथा क्यों नहीं होगा आंसर, क्योंकि विद्यार्थियों को जोखिम लेने और चुनौतियों का सामना करने के लिए हतोत्साहित करना, डिस्करेज करने की बात आ गई। हमें इंकरेज करना चाहिए बच्चों को, ना कि डिस्करेज करना चाहिए। तो ये भी आंसर गलत हुआ और हमारा इस तरीके से सी आंसर सही होता है, तीसरा आंसर सही हो रहा है। अब हम 18 नंबर के क्वेश्चन में चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स सपोर्ट मीनिंगफुल लर्निंग इन द क्लासरूम। मतलब इसमें से कौन सा फैक्टर है, कौन सा कारक है जो कक्षा में सार्थक अधिगम का पक्ष लेता है। तो बच्चों को पढ़ने के लिए अभिप्रेरित करने हेतु परीक्षणों की संख्या को बढ़ाना, टेस्ट की संख्या को हमें नहीं बढ़ाना है, ये तो कोई बात नहीं हुई। उसके बाद दूसरा है बच्चों को पढ़ने के लिए अभिप्रेरित करने हेतु पुरस्कारों को बढ़ावा देना। तो पुरस्कारों को अगर हम बढ़ावा देंगे तो बच्चे जो है वो एक्सटर्नली जो है मोटिवेट होंगे, इंटरनली नहीं होंगे, और तो उनका मोटिवेशन जो होगा वो इंटरनल नहीं होगा, इसलिए वो सार्थक अधिगम मीनिंगफुल लर्निंग नहीं हो पाएगी। तो दूसरा भी गलत हो गया। उसके बाद निर्देश के लिए केवल व्याख्यान विधि का प्रयोग करना, केवल यहाँ पे गलत ही हो गया, क्योंकि वैसे भी व्याख्यान विधि का प्रयोग हम बच्चों के लिए नहीं करते ज़्यादातर। और उसके बाद केवल की बात तो एकदम ही गलत हो गया वो। उसके बाद विषय वस्तु तथा बच्चों की संपूर्ण कुशल क्षेम एवं अधिगम के प्रति सच्चा सरोकार रखना। तो बच्चों को इंटरेस्ट दिखाना, मतलब कंटेंट मैटर में, और मतलब ये है कि बच्चों को विषय वस्तु और उसके संपूर्ण कुशल क्षेम के प्रति, बच्चों को अधिगम के प्रति सच्चा सरोकार दिखाना, बच्चों को अधिगम के प्रति यहाँ पे सच्चा सरोकार दिखाना और सीखने के लिए प्रेरित करना। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर होगा वो डी हो जाएगा। अब हम लोग 19वें नंबर के क्वेश्चन पे चलते हैं। एन एग्जाम्पल ऑफ इफेक्टिव प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रैटेजी इज। निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावशाली समस्या समाधान रणनीति का एक उदाहरण है। तो कौन सा उदाहरण है हम देखते हैं कि इफेक्टिव प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटजी का कौन सा एग्जाम्पल हो सकता है। तो समाधान की मूल्यांकन पर बिल्कुल ध्यान नहीं देना, तो ये तो पहले ही गलत हो गया। नॉट पेइंग एनी अटेंशन टू इवेल्युएटिंग द सॉल्यूशन। तो हम अगर समस्या समाधान कर रहे हैं तो हमें सॉल्यूशन पर तो ध्यान देना पड़ेगा। उसके बाद क्रियात्मक अनम्यता, एक वस्तु के लिए केवल परंपरागत कार्य पर ध्यान देना। तो केवल की बात जहाँ पे आती है वहाँ पे गलत होता है, और केवल परंपरागत कार्य पर ध्यान देंगे तो ये रोट मेमोराइजेशन टाइप से हो जाएगा, क्योंकि परंपरागत चीज़ों को अभी हम ज़्यादा फोकस नहीं कर रहे हैं। उसके बाद प्रतिक्रिया निर्धारण, समस्या प्रस्तुतिकरण के एक ही आयाम में सीमित रहना। तो एक ही आयाम में सीमित रहने की बात कर दी गई, तो रिस्पॉन्स हम पहले सेट कर देते हैं और एक आयाम में सीमित रहने की बात करते हैं, तो वो भी नहीं होगा। उसके बाद जो वो फोर्थ ऑप्शन है वो है साधन साध्य विश्लेषण करना, समस्या को अनेक उपलक्ष्यों में विभाजित करना, मीन्स एंड एनालिसिस करना, डिवाइडिंग द प्रॉब्लम इनटू नंबर ऑफ सब गोल्स। मतलब अगर हमें कोई प्रॉब्लम सॉल्व करना है तो उन्हें हमें सब गोल्स में बांटना पड़ेगा। जब हम प्रॉब्लम्स को छोटे छोटे गोल्स में बांट के उसे सॉल्व करते हैं तो हम बहुत इफेक्टिव तरीके से प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाते हैं। तो जो इसका आंसर बना वो डी बना। और अब हम लास्ट क्वेश्चन पे पहुंचते हैं आज के।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इफेक्टिव स्ट्रैटेजी फॉर टीचिंग लर्निंग, निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण अधिगम के लिए एक प्रभावशाली शिक्षण प्रणाली नहीं है। तो क्या है, इनकरेजिंग चिल्ड्रेन टू मेक इंट्यूटिव गेसेस, बच्चों को अंतर्दृष्टि के द्वारा अनुमान लगाने के लिए प्रोत्साहित करना, ये तो है, यहाँ पे नहीं की बात की गई है, ये भी देखना है हमें, यहाँ पे नॉट की बात की गई है। तो यहाँ पे तो ये प्लस पॉइंट है। प्रयोग और पर्यवेक्षण, एक्सपेरिमेंटेशन एंड एक्सप्लोरेशन, तो पॉजिटिव वर्ड है। उसके बाद संवाद और परिचर्चा पॉजिटिव है। डायलॉग एंड डिस्कशन पॉजिटिव है। यहाँ पे हम एलिमिनेट भी कर पा रहे हैं इसे, और वैसे भी ये दिए गए ज्ञान को दोहराना है, तो ये जो है वो प्रभावशाली अधिगम को तो बढ़ावा नहीं दे रहा। हम दिए हुए ज्ञान को अगर बार बार दोहरा रहे हैं तो हम उन चीज़ों को रिवाइज कर रहे हैं, वो प्रभावशाली अधिगम को बढ़ावा नहीं दे रहा। तो यहाँ पे जो आंसर होगा वो डी हो जाएगा। तो आज हम लोग इतने ही क्वेश्चन करने वाले हैं। अब हम लोग कल के वीडियो में 10 क्वेश्चन करेंगे।